खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद फारूक राशिद के एक बहुत ही दिलचस्प इदारिये पर। इसमें उन खास लम्हों का जिक्र है, पाकिस्तान की तारीख के वो दिन जो हम सबको फख्र से भर देते हैं। तो आइए मिलकर समझते हैं कि ये दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीखें क्यों नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर हैं। लिखारी ने क्या खूब बात की है ना कि कौमों की जिंदगी में कुछ दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होती, बल्कि एक जीता जागता एहसास बन जाती हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ गुजरे हुए वाक़यात नहीं, ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। ये वो कहानियां हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाती हैं और बताती हैं कि हम कौन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिफाई खुदमुख्तियारी के सफ़र की, यानी पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत को कैसे अपने पैरों पर खड़ा किया। इस इदारिये में इसी सफ़र के कुछ अहम पड़ाव का जिक्र किया गया है जिन्होंने मुल्क के दिफा की बुनियाद रखी। अच्छा, तो ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले मिसाइल टेक्नोलॉजी से। यह स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की बुनियाद थी। फिर आया 28 मई 1998, जब पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल की। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और फिर आज के दौर में जदीद फ़िज़ाई ताकत ने इस दिफा को और भी मजबूत कर दिया है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली की बुनियाद बनी। देखें, मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करना सिर्फ कोई साइंसी कारनामा नहीं था, इसका मतलब बहुत गहरा था। जैसा कि लिखारी बताते हैं, इससे पाकिस्तान को किसी भी हमले का फौरी जवाब देने की ताकत मिली। पूरा दिफाई निज़ाम मजबूत हुआ और दुश्मनों को एक साफ पैगाम गया कि अब बात सिर्फ दिफा की नहीं रही। ये वो पॉइंट था जहां हिकमत अमली डेटरेंस की तरफ चली गई, यानी किसी को हमला करने की हिम्मत ही ना हो। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 28 मई 1998, यौम तकबीर। मुसन्निफ के मुताबिक ये वो लम्हा था जब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की जगह हमेशा के लिए बदल गई, एक नई पहचान मिली। सोचें ज़रा, हर तरफ से कितना बैनुल अक़वामी दबाव था, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस एक कदम ने दुनिया में ताकत का तवाज़ुन ही बदल दिया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत भी बना। इससे मुल्क को न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में एक बहुत ही खास और अहम मकाम मिल गया। तो ये जो एटमी धमाके थे, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का कोई शो नहीं था। इदारे के मुताबिक ये एक खुला ऐलान था, एक बहुत बड़ा पैगाम कि हम कमज़ोर नहीं, हम खुद मुख्तार हैं। और यही वो एहसास है जो ये दिन आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जगाता है, एक एतमाद, एक विकार। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पिलर पर, यानी हमारी फ़ज़ाई ताकत। यहाँ दो नाम बहुत अहम हैं। एक है JF-17 थंडर, ये चाइना के साथ मिलकर बनाया गया है और ख़ुद इन्हिसारी की एक ज़बरदस्त मिसाल है। और दूसरा है J-10C, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है और फ़ज़ाई बालादस्ती के लिए इंतहाई अहम है। तो ये जहाज़ सिर्फ फ़ौजी हार्डवेयर नहीं है, ये असल में पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और फ़ौजी खुदमुख्तारी का सबूत है। तो ये तो हो गई माजी की कामयाबियाँ। अब मुसन्निफ हमें आगे लेकर चलते हैं मुस्तकबिल के एक विजन की तरफ और देखते हैं कि ये माजी मुस्तकबिल के लिए क्या मायने रखता है। तो सवाल ये है कि ये जो कामयाबियां हासिल की हैं, ये मुस्तकबिल के लिए क्या इशारा देती हैं? इसको समझाने के लिए मुसन्निफ दो तसव्वुराती, आप कह लें अलामती मंजरनामे पेश करते हैं कि ये ताकत आगे चलकर कैसा किरदार अदा कर सकती है। पहला मंजरनामा है 10 मई 2025 का। इसमें एक पाक भारत तनाज़े में एक तारीखी फ़तह का तसव्वुर किया गया है। हाँ, ये बात जहन में रहे कि ये सिर्फ मुसन्निफ का एक ख्याल है, एक प्रोजेक्शन, और इसे सिर्फ फ़ौजी जीत के तौर पर नहीं दिखाया गया, बल्कि ये हिकमत अमली, लीडरशिप और पूरी कौम के हौसले की जीत है। और दूसरा तसव्वुर है 8 मई 2026 का। इसमें पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच एक मुमकिना तनाज़े को ख़त्म करवाने में एक बहुत अहम सिफारती रोल प्ले कर रहा है। ये नज़रिया इस बात पर जोर देता है कि ताकत सिर्फ फ़ौज की नहीं होती, बल्कि सिफारतकारी की भी होती है। इस विजन में पाकिस्तान एक अमन के सफ़ीर के तौर पर सामने आता है। तो इन सारी बातों के बाद, चाहे वो माजी के वाक़यात हों या मुस्तकबिल के तसव्वुरात, मुसन्निफ एक बहुत गहरे सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर इस ताकत का असल मकसद क्या है। और यही इस पूरे इदारिये का मरकज़ी ख़याल है। तो खुलासा क्या है इन सब का? इन सारे अहम दिनों का एक ही मुश्तरका पैगाम है कि ताकत दिखावे के लिए नहीं, बल्कि हिफाजत, इस्तेहकाम और सबसे बढ़कर अमन के लिए होती है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। मुसन्निफ इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ताकत के साथ अक्ल और हिकमत हो तो ये दुनिया बदल सकती है,
لیکن اگر حکمت نہ ہو تو یہی طاقت تباہی بھی لا سکتی ہے۔ چلیں اب ہم اپنے تجزیے کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، آگے کا سفر، یعنی ان ساری کامیابیوں سے سیکھ کر اب آگے کیا کرنا ہے۔ یہاں مصنف پوری قوم کے سامنے ایک بہت اہم سوال رکھتے ہیں، کیا ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ان کامیابیوں کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں؟ یہ ایک چیلنج ہے جو فخر کو مستقبل کی ذمہ داری سے جوڑتا ہے۔ تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اداریہ میں 3 چیزوں پر زور دیا گیا ہے: ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا، تعلیم کو بہتر بنانا اور معاشی طور پر مستحکم ہونا، کیونکہ جیسا کہ مصنف کہتے ہیں کسی بھی قوم کی اصل طاقت اس کے ہتھیار نہیں، اس کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے ان تاریخی کامیابیوں میں 3 بڑے سبق چھپے ہیں۔ پہلا، محنت سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، کامیابی کی کلید خود انحصاری ہے۔ اور تیسرا، سب سے بڑی خدمت اپنے ملک کی خدمت ہے۔ آخر میں اداریہ ایک بہت ہی زبردست نتیجے پر پہنچتا ہے کہ فخر ہمیں اپنے ماضی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کامیابی وہ تو مستقبل میں ہی بنتی ہے۔ یہ ماضی کی عزت اور مستقبل کی تعمیر کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی بات ہے۔ اور اسی ایک گہری سوچ کے ساتھ ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ہر پاکستانی کے لیے فخر کے دن صرف وہ نہیں جو گزر چکے، بلکہ وہ بھی ہیں جو ہم آج اپنے کاموں سے بنا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ تاریخ لکھی نہیں جا چکی، تاریخ تو ہر روز لکھی جاتی ہے۔